नमस्कार मित्रों, ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मित्रों, इस वीडियो सीरीज में हम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यानी आरएसएसबी द्वारा गत परीक्षाओं में पूछे गए राजस्थान भूगोल के प्रश्नों का डिस्कस कर रहे हैं और आज का हमारा ये 26वां पार्ट है। अब तक हम लाइव सेशन और प्री रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से आपको 25 वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करवा चुके हैं और आज के इस सेशन के अंतर्गत हम लवण निरीक्षक जो उद्योग विभाग की परीक्षा थी, इसका पेपर अधीनस्थ बोर्ड ने 22 दिसंबर 2019 को कंडक्ट करवाया था। तो आइए इसमें राजस्थान भूगोल के प्रश्नों का डिस्कस करते हैं। इस पेपर के कुछ प्रश्न हम कल के वीडियो लेक्चर में देख चुके थे, लेकिन लास्ट में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से पूरे क्वेश्चन है वो हम क्लियर नहीं कर पाए। तो सबसे पहले तो क्विक रिवीजन कर लेते हैं कल के प्रश्नों का और उसके बाद में जो नए क्वेश्चन है कल के लेक्चर में हमने डिस्कस नहीं किए थे उसका हम डिस्कस करेंगे। तो पहला कल के पेपर का क्वेश्चन था, बारबरी एक नस्ल है। तो बारबरी एक बकरी की नस्ल है। राजस्थान फीडर नहर राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश करती है। तो इसके बारे में मैं आपको कल भली भांति जानकारी दे चुका था। अगला क्वेश्चन है, जिन नगर समुच्चय से होकर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 गुजरता है वह हैं। तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 मुंबई से दिल्ली को जोड़ने वाला और राजस्थान का सबसे व्यस्तम राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो अलवर, जयपुर, अजमेर, राजसमंद होते हुए उदयपुर, डूंगरपुर की ओर जाता हुआ गुजरात की ओर चला जाता है। तो यहाँ पर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो इसमें हमारा आंसर था सोम कमला अम्बा परियोजना, जो बांसवाड़ा में न होकर डूंगरपुर जिले में है। इसके बाद हमने डिस्कस किया था, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम किस वित्तीय वर्ष में प्रारंभ हुआ। तो ये कार्यक्रम 1974-75 में प्रारंभ हुआ था और कल के पेपर में मैंने आपको एक इसके बारे में और भी तथ्य बताया था कि यह कार्यक्रम राजस्थान के 11 जिलों में शुरू किया गया है, लेकिन शुरुआत में ये 11 जिलों में लॉन्च किया गया था, लेकिन वर्तमान में आपको पूछे तो आपको कितने जिले बताने हैं? 13 जिले। ठीक है, वर्तमान में ये कार्य राजस्थान के 13 पश्चिमी जिलों में संचालित किया जा रहा है। तो 11 की जगह आप 13 याद रखें, क्योंकि पुरानी जितनी भी बुकें हैं उनमें 11 जिले दिए हुए हैं, लेकिन वर्तमान में जब मैंने ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसके बारे में जानकारी प्राप्त की तो 13 जिले हैं वो देखने में आए। तो आपको 13 जिले याद रखने हैं और ये ऑथेंटिक है। ठीक है, और जो मरु विकास कार्यक्रम है वो 1977-78 में शुरू हुआ था, 1977-8 में, और ये राजस्थान के 16 जिलों में कार्यरत है। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बाकी गुलाबी मार्बल के संबंध में भी हम कल के पेपर में डिस्कस कर चुके थे, ये जालोर में है। ठीक है, उदयपुर में हरा मार्बल, जैसलमेर में पीला पत्थर और जयपुर के भैंसलाना में काला पत्थर मिलता है। राजस्थान में सड़कों के विकास के लिए राज्य सरकार की दीर्घावधिक योजना कौन सी है? तो राजस्थान रोड विजन 2025, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट था। अगला क्वेश्चन था, राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? तो ये खेजड़दी ग्राम जोधपुर में मनाया जाता है। इसके बारे में कल के सेशन में मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझा चुका हूँ कि ये क्यों मनाया जाता है, कब से इसकी शुरुआत हुई। अगला क्वेश्चन था, न्यूनतम 1% क्षेत्र वाला कौन सा जिला है? तो न्यूनतम 1% पूछा है यहाँ पर, तो हमारा आंसर क्या होगा? जोधपुर। और न्यूनतम वन क्षेत्र के आधार पर अगर पूछा जाए कि न्यूनतम वन वाला राजस्थान का कौन सा जिला है, तो न्यूनतम वन वाला जिला हो जाएगा चूरू, क्योंकि इसके मात्र 82 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर ही वनों का विस्तार है। लेकिन किसी भी जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर अगर सबसे कम वनों की संख्या है तो वो है पहले नंबर पर जोधपुर और दूसरे नंबर पर चूरू। तो यहाँ पर प्रतिशत का ये टर्म्स है, इसे आप अच्छी तरीके से ध्यान में रखते हुए आंसर देने का प्रयास करें। आगे तांबे की ये जो विभिन्न खनिज और इसके क्षेत्रों के बारे में हमने सुमेलित किया था, तो कल के सेशन में मैं आपको इसके बारे में भी भली भांति बता चुका हूँ। तांबा खोदरीबा अलवर में, जिप्सम जामसर बीकानेर में, सीसा जस्ता राजपुरा सीसा जस्ता सॉरी
तांबा है ये खोदरीबा में, जिप्सम जामसर में, सीसा जस्ता है राजपुरा देबारी, और राजपुरा यहाँ पर देबारी नहीं है, राजपुरा दरीबा है, ध्यान में रखना है आपको, और रॉक फास्फेट झामर कोटड़ा। तो राजपुरा दरीबा ये राजसमंद में है, और रामपुरा आगूचा भीलवाड़ा में है, ये सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो दरीबा ना होकर यहाँ पर देबारी है। अगला क्वेश्चन है, वह राज्य जो राजस्थान के साथ सीमा नहीं बनाता है वह है, तो हिमाचल प्रदेश के साथ में राजस्थान की सीमा है वो नहीं लगती है। ठीक है, और किसके साथ में सबसे कम लगती है, किसके साथ में सबसे अधिक लगती है, वो मैं आपको कल बता चुका था। राजस्थान में सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो माही बजाज सागर है, कल के सेशन में हम डिस्कस कर चुके हैं। राजस्थान का सबसे लंबा माही बजाज सागर, लंबा यानी लॉन्गेस्ट, और राजस्थान का सबसे बड़ा यानी बिगेस्ट बांध है राणा प्रताप सागर है, चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में। कोटा बैराज चंबल नदी पर ऐसा बांध है जो सबसे प्रदूषित बांध है। और तीसरा ऑप्शन है बीसलपुर, तो ये राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है जो टोंक जिले में है। बाकी अगर आपको पूछा जाए कि राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो ऊंचा बांध है जाखम बांध जो प्रतापगढ़ में स्थित है। ठीक है, ऊंचा बांध जाखम बांध, बड़ा बांध राणा प्रताप सागर, लंबा बांध माही बजाज सागर, तो ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे लंबा है, तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 15, इसकी लंबाई 875 किलोमीटर है। बालसमंद और कायलाना झील राजस्थान के किस जिले में है, तो ये जिले जोधपुर जिले में है। ठीक है, तो यहाँ तक हम कल के सेशन में डिस्कस कर चुके थे, एक बार मैंने आपको क्विक रिवीजन करवाया, और आगे जो नए प्रश्न हैं उनके बारे में हम यहाँ पर विस्तृत रूप से डिस्कस करने का प्रयास है वो करेंगे। क्वेश्चन है, पांचना बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित हैं? ऑप्शन है भरतपुर, अलवर, करौली और धौलपुर। तो आप कमेंट करके बताएं कि पांचना जो बांध है वो किस जिले में स्थित है। तो ये मित्रों आप सभी को भली भांति जानकारी होगी, कई बार ये क्वेश्चन इससे संबंधित पूछा जा चुका है। करौली जिले में पांचना बांध स्थित है। ठीक है, करौली जिसे डांग की रानी कहा जाता है। और पांचना बांध, इसे पांचना इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस बांध में 5 नदियां है वो आकर गिरती है। ठीक है, और ये 5 नदियां कौन कौन सी हैं, तो मैं आपको बता देता हूं, माची, अटा, भद्रावती, भैंसावट और बरखेड़ा। ठीक है, क्या नाम है इसका? माची। मैं आज और पिछले 2-3 दिनों से मोबाइल से ही वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। लैपटॉप कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से रिपेयरिंग पर दिया हुआ है, इसीलिए मैं लाइव आपके सामने रूबरू नहीं हो पा रहा हूं। कल वैसे मेरे से बातचीत हुई थी उनसे, तो उन्होंने बोला कि कल आपको दे देंगे, लेकिन अभी तक मुझे मिला नहीं है, नहीं तो मैं आपके सामने लाइव रूबरू हो पाता। लेकिन कल निश्चित रूप से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो हो जाएगा, और कल हम लाइव मिलेंगे। तो इस जो नदी है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी नदियाँ हैं। तो माची, इसके बाद में है अटा, माची, अटा, भैंसावट, 3 नदी हो गई, माची, अटा, भैंसावट। इसके बाद में है भद्रावती, माची, अटा, भैंसावट, भद्रावती, और एक नाम नदी का है क्या, बरखेड़ा। तो आप इसे अच्छे से, मुझे भी ये शुरुआत में याद नहीं हो रही थी, लेकिन फिर मैंने क्या किया कि एक साथ में बोलना प्रारंभ कर दिया। 2-4 बार आप 8-10 बार ये चीज़ें बोलेंगे ना तो अच्छी तरीके से याद हो जाएगी। एक बार मेरे साथ में आप दोहराइए, माची, अटा, भैंसावट, भद्रावती, बरखेड़ा, माची, अटा, भैंसावट, भद्रावती, बरखेड़ा, माची, अटा, भैंसावट, भद्रावती, बरखेड़ा। तो 2-4 बार आप इसका अभ्यास करेंगे तो ये नदियाँ आपको आसानी से याद हो जाएगी। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है, 2-4 बार आरपीएससी ने भी पूछा है और एक आध बार अधीनस्थ बोर्ड ने भी पूछा है। तो ये 5 नदियाँ है जो इस पांचना बांध में गिरती है। ठीक है, पांचना बांध की 5 नदियाँ है। ठीक है, इससे और बाकी अगर आपको पूछा जाए कि जो सांबर झील है इसमें 4 नदियाँ कौन सी गिरती है, तो सांबर झील में रूपनगढ़, मेंढा, खारी, खंडेला, इनसे संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो माची, अटा, भद्रावती, भैंसावट और बरखेड़ा ये आपको याद हो गई होगी पांचना बांध से निकलने वाली नदियां हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग थार मरुस्थल का भाग है?
बहुत ही इजी क्वेश्चन है। थार मरुस्थल का कौन सा प्रदेश है, कौन सा भौतिक विभाग है जो इसका हिस्सा है? माही बेसिन, लूनी बेसिन, बनास बेसिन और चंबल बेसिन। तो थार मरुस्थल का जो हिस्सा है वो है लूनी बेसिन। ठीक है, ये अगर थार मरुस्थल का हिस्सा पूछा जाए या फिर अरब सागर का हिस्सा पूछा जाए या फिर ये जो लूनी नदी है ये कच्छ की खाड़ी में गिरती है, रन ऑफ कच्छ में गिरती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि ये बाकी तीनों माही माही वैसे खंबात की खाड़ी में गिरती है। बनास बेसिन ये चंबल की सहायक नदी है बनास, और उसके बाद में ये चंबल यमुना में गिर जाती है, तो ये बंगाल की खाड़ी का हिस्सा हो गई। और चंबल बेसिन भी बंगाल की खाड़ी का हिस्सा है और ये राजस्थान के पूर्वी भाग में है। माही बेसिन राजस्थान के दक्षिणी भाग में और लूनी बेसिन है ये पश्चिमी थार के मरुस्थल की ओर है। ठीक है, और लूनी नदी पश्चिमी थार के मरुस्थल की यानी पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। और इसका उद्गम कहाँ होता है? तो नाग पहाड़ कहाँ पर है ये? अजमेर में है। यहाँ पर लूनी नदी का उद्गम होता है। और एक बात और इंटरेस्टिंग कि जहाँ से इस लूनी नदी का उद्गम होता है वहाँ पर इसका नाम लूनी नहीं है, बल्कि यहाँ ये सागरमती के नाम से जानी जाती है, सागरमती। उसके बाद में ये अजमेर के गोविंदगढ़ के पास आती है और इसके साथ में एक और नदी है वो मिलती है, और उस नदी का नाम क्या है? तो सरस्वती। जब इसके साथ में गोविंदगढ़ अजमेर से सरस्वती नदी है वो मिलती है तब इसका नाम है वो लूनी हो जाता है। और ये नदी बाड़मेर के बाड़मेर की एक तहसील है जिसका नाम है बालोतरा। तो बालोतरा तक जब ये नदी आती है तब इसका जो पानी है वो मीठा रहता है, और जैसे ही बालोतरा रीजन में ये प्रवेश करती है तो इसका जल है वो खारा हो जाता है, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है, यहाँ की मृदा है वो खारी है, लवणीय मृदा से इसका जो जल है वो खारा हो जाता है। इसीलिए राजस्थान की ये एकमात्र ऐसी नदी है जिसका जल आधे स्थान पर खारा होता है और आधे स्थान पर मीठा होता है। आधी खारी और आधी मीठी नदी भी इसी लूनी नदी को कहा जाता है। और लूनी नदी की जो कुल लंबाई है वो 350 किलोमीटर मिलती है और राजस्थान में इसकी लंबाई है 330 किलोमीटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वह फसल जो मृदा में नाइट्रोजन की वृद्धि करती है वह है? तो नाइट्रोजन की वृद्धि कौन सी फसल करती है? ऑप्शन है चावल, गेहूं, दाल और गन्ना। तो दालें हैं ये नाइट्रोजन की वृद्धि करती हैं फसलों में, और दालें इसलिए, इसके अलावा ग्वार है ये भी नाइट्रोजन का प्रमुख एक पोषक तत्व है। नाइट्रोजन की वृद्धि होती है ग्वार के फसल उगाने से। इसके अलावा सरसों है ये भी नाइट्रोजन की वृद्धि वाला प्रमुख फसल है। ठीक है, तो दालें और बाकी इसके अलावा सरसों और ज्वार, ठीक है, जवार नहीं सॉरी गवार, ठीक है, गवार ग्रेन, तो ये नाइट्रोजन की वृद्धि वाले प्रमुख फसलें हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वह नदी जो बंगाल की खाड़ी से नहीं जुड़ती है वह है? ऑप्शन है काली सिंध, बनास, माही और चौथा नंबर है बाणगंगा। तो ऐसी कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी से नहीं जुड़ती है? तो बंगाल की खाड़ी से माही नदी नहीं जुड़ती है, मैंने आपको अभी बताया कि ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, खंबात की खाड़ी जो अरब सागर का हिस्सा है यहाँ पर गिर जाती है। बाकी काली सिंध, आहू, परवन, पार्वती, बनास, चंबल, बाणगंगा, इसके अलावा खारी, ये प्रमुख जो नदियां हैं ये बंगाल की खाड़ी का हिस्सा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा भी जा चुका है। पाकिस्तान के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070 किलोमीटर है। और एक और महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राजस्थान की कुल जो स्थलीय सीमा है वो आप भलीभांति जानते हैं। ये राजस्थान का इस प्रकार से विषम कोणीय चतुर्भुज आकृति वाला मतलब राजस्थान का नक्शा है। ठीक है, और इस नक्शे की अगर इस गोल घेरे की पूरी बात करें तो इसकी जो लंबाई है
वो 5,920 किलोमीटर है। अब ये 5,920 किलोमीटर में 1,070 तो पाकिस्तान के साथ में जो रेड क्लिफ रेखा है उसकी लंबाई हो गई अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, और बाकी शेष कितना बचा 4,850 किलोमीटर। ये राजस्थान 5 राज्यों के साथ में अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, उसकी लंबाई हो गई। अब आपको पूछा जा सकता है, लेकिन अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन पूछा जा सकता है कि अगर राजस्थान की पूरी जो भौगोलिक वृत्त है उसको 100% माना जाए, 100% माना जाए, और इसके आधार पर ये जो राजस्थान में पाकिस्तान के साथ में लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, वो राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र का, यानी राजस्थान के कुल जो भौगोलिक वृत्त है इसकी लंबाई का कितना प्रतिशत है राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 1,070 किलोमीटर, ये 5,920 का कितना प्रतिशत है, तो ये लगभग 18% है। ठीक है, तो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान के कुल भौगोलिक जो सीमा है उसका कितना प्रतिशत है, 18%। पूरे पॉइंटों में बात करें तो 18.07%। और अंतर्राज्यीय सीमा कितने प्रतिशत है, तो अंतर्राज्यीय सीमा है वो है 81.92%। ठीक है, कुल राजस्थान की जो भौगोलिक वृत्त है 5,920 किलोमीटर, इसका 81.92% अंतर्राज्यीय सीमा है और 18.07% अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ये भी आप ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जिला डांग की रानी के नाम से प्रसिद्ध है। तो डांग की रानी कौन सा जिला है, ऑप्शन है धौलपुर, करौली, अलवर और पाली। तो अभी मैंने आपको बताया करौली जिले को डांग की रानी कहा जाता है। ठीक है, और करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, ये जो भाग है राजस्थान का उत्तर पूर्व वाला भाग, ये सबसे ज़्यादा बेंडलेड टोपोग्राफी वाला है, यानी कि उत्खात भूमि वाला है। चंबल नदी यहीं से प्रवाहित होती है और इस क्षेत्र को डांग के नाम से भी जाना जाता है, और बेंडलेड टोपोग्राफी या उत्खात स्थलाकृतियों वाला प्रदेश भी इसे ही कहा जाता है। तो ये भी आप ध्यान में रखें। और सबसे ज़्यादा जो बेंडलेड टोपोग्राफी है वो सवाई माधोपुर जिले में पाई जाती है। आगे, कौन सी नदी, कौन सा जोड़ा है वो सुमेलित नहीं है। घग्गर मृत नदी बिल्कुल सही सुमेलित है। ये तो बोराट एक पठार है, नागपानी अरावली का दर्रा और शेर अरावली की चोटी। तो इसमें मित्रों जो 3 ऑप्शन दे रखे हैं उनके बारे में आप भली भांति परिचित होंगे, लेकिन अगर आप नागपानी अरावली के दर्रे इनसे अगर परिचित ना भी हो तो भी आप इसका आंसर सही है वो लगा सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें मोस्ट रिपीटेड है, आप सभी को पता है। तो ऑप्शन से भी आप इसका आंसर है वो दे सकते हैं। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नागपानी एक अरावली का दर्रा नहीं है, बल्कि जिस प्रकार से शेर पर्वत चोटी है, गुरु शिखर है, अचलगढ़ है, जरगा है, उसी प्रकार से अरावली की एक पर्वत चोटी है जिसका नाम क्या है, नागपानी। और ये पर्वत चोटी किस जिले में है, तो ये अजमेर जिले में है। इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई 867 किलोमीटर है। ठीक है, और शेर अरावली की दूसरी सर्वोच्च चोटी है जिसकी लंबाई है 1597 मीटर। ठीक है, 867 मीटर नागपानी की और शेर की 1597 मीटर। सबसे ऊंची चोटियों की बात करें अरावली की, तो मैं आपको प्रीवियस सेशन में कई बार बता चुका हूं। सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर, दूसरी सर्वोच्च चोटी है शेर 1597 मीटर, तीसरी जरगा 1442 मीटर, चौथी देलवाड़ा या दिलवाड़ा 1431 मीटर, पांचवी अचलगढ़ 1380 मीटर, उसके बाद में आ जाएगी कुंभलगढ़ 1224 मीटर, उसके बाद में रघुनाथगढ़ सीकर वाली 1055 मीटर। तो इस प्रकार से जो अरावली की चोटियां हैं उनकी ऊंचाई किस जिले में लोकेटेड है, ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। निश्चित रूप से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इनसे संबंधित। आगे क्वेश्चन है, राजस्थान में थॉर्नवेट के जलवायु प्रदेश ईएडी में कौन सा क्षेत्र नहीं आता है। तो मित्रों राजस्थान में 3 जो महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता हुए हैं, थॉर्नवेट, च्वार्था, कोपेट, इन्होंने राजस्थान के जो जलवायु प्रदेश हैं उनको वैसे डिवाइड नहीं किया, इन्होंने
पूरे वैश्विक आधार पर जलवायु का एक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था और उसी के आधार पर भूगोलवेताओं ने राजस्थान के जलवायु को भी डिवाइडेड किया कि इनके अनुसार इनकी जो भी फैक्ट्स थे, जैसे वनस्पति है, इस प्रकार के जो जलवायु प्रदेश है इसमें किस प्रकार की वनस्पति होनी चाहिए, किस प्रकार की मिट्टियाँ होनी चाहिए, किस प्रकार की फसलें होनी चाहिए। तो इसके आधार पर फिर भूगोलवेताओं ने अलग-अलग क्षेत्रों को और राजस्थान को भी अलग-अलग जलवायु प्रदेशों में बाँटा था। तो ये क्वेश्चन बार-बार पूछा जाता है कि थॉर्नवेट के अनुसार राजस्थान के कौन से जलवायु में प्रदेश में कौन से जिले आते हैं, तीव्रता के अनुसार कौन से हैं, उस कोपेन के अनुसार कौन से हैं। तो ये आपको अच्छी तरीके से याद रखने हैं और ये चारों ही जो भूगोलवेता है इनके अनुसार राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेशों में बाँटा जा सकता है। ठीक है, 4 भाग हैं। अब ईएडी है, ठीक है, कोई पूछेंगे कि इसका सर फुल फॉर्म क्या है, ईएडी क्या चीज़ है? तो ये ईएडी हमें इस ज्योग्राफी में पीएचडी नहीं करनी है, इनसे संबंधित आपको कभी भी नहीं पूछेंगे कि ईएडी क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। ये ज़रूर पूछा जा सकता है कि ईएडी का राजस्थान में क्या नाम है, राजस्थान के संदर्भ में पूछा जा सकता है, या ईएडी को अगर सामान्य भाषा में देखा जाए तो इसे क्या कहेंगे। तो ईएडी का कोड वर्ड है ये ईएडी, और इसे सामान्य भाषा में कहे तो उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश ईएडी। और इसके अंतर्गत राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर का कुछ उत्तर पश्चिमी हिस्सा, इसके अलावा जो बीकानेर रीजन है वो भी शामिल है, जोधपुर का भी पश्चिमी पार्ट इसमें शामिल है। तो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर ये ईएडी यानी उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है, लेकिन ये जो हनुमानगढ़ है ये इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। तो आप पूछेंगे कि हनुमानगढ़ किस में शामिल है फिर, तो हनुमानगढ़ है मध्य तापीय अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, जिसका नाम क्या है, डीबीडब्ल्यू। डीबीडब्ल्यू के अंतर्गत चूरू, श्रीगंगानगर, बीकानेर और हनुमानगढ़ ये 3-4 जिले हैं वो शामिल है। क्या नाम है, डी, बी और डब्ल्यू। डीबीडब्ल्यू में हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर का उत्तर पश्चिमी भाग और चूरू का भी पश्चिमी और उत्तरी भाग है वो डीबीडब्ल्यू में सम्मिलित हैं। इसके अलावा इसने एक और जलवायु जो प्रदेश है इसका नाम इन्होंने दिया है डीएडब्ल्यू। तो थॉर्नवेट के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है वो डीएडब्ल्यू है, जिसका नाम है उष्णकटिबंधीय अर्धशुष्क प्रदेश, और सबसे छोटा है वो सीएडब्ल्यू है, जिसका नाम दिया है इन्होंने आर्द्र जलवायु प्रदेश। ठीक है, तो ये 4 है, ईएडी, डीबीडब्ल्यू, डीएडब्ल्यू और सीएडब्ल्यू अकॉर्डिंग टू थॉर्नवेट। ठीक है, बाकी कोपेन त्रिवार्ता उन्होंने किस प्रकार से वर्गीकृत किया वो हम पिछले कई सेशनों में डिस्कस कर चुके हैं, और आप अगर चाहेंगे कि इनको हम डिटेल से पढ़ना चाहिए और अलग अगर आपकी वीडियो की भी मांग रहेगी तो मैं आपको इन तीनों का जलवायु वर्गीकरण का एक सेपरेटली वीडियो भी प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, खेर वृक्ष के कौन से भाग से कत्था प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन है मध्यवर्ती लकड़ी से, पत्तों से, जड़ों से या छाल से। तो खेर वृक्ष ये एक औषधीय पौधा है और अकेसिया कटेचू के नाम से इसका वैज्ञानिक नाम मिलता है। ठीक है, और इसके मध्यवर्ती भाग वुड ऑफ ट्री के मिडिल पार्ट से कत्था प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो कत्था खेर, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कत्था किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है, तो खेर के वृक्ष से। ये 2 प्रश्न एक ही, इस प्रश्न में 2 उत्तर आपके क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, और ये कत्था खेर से प्राप्त किया जाता है, लेकिन खेर के किस भाग से प्राप्त किया जाता है खेर वृक्ष के, तो ये इसके मध्यवर्ती पार्ट से, मिडिल पार्ट से प्राप्त किया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है ये खेर के वृक्ष के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है यहाँ पर भी खेर के वृक्ष है वो मिलते हैं। ठीक है ना, वेस्टर्न पार्ट, मरुस्थलीय भाग, यहाँ पर भी खेर के वृक्ष देखे जा सकते हैं। ये बबूल की प्रजाति का एक पौधा है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष लागू की गई? इन विच ईयर राजस्थान स्टेट एनवायरमेंट पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड
राजस्थान। तो राजस्थान की जो एनवायरनमेंट पॉलिसी है वो लागू की गई थी 2010 में। मित्रों, आपको पूछा जाए कि राजस्थान की नवीनतम पर्यावरणीय नीति कब लागू की गई या वन नीति कब लागू की गई, तो एक ही आंसर होगा आपका फरवरी 2010 में। दूसरा पूछा जाए कि जल नीति राजस्थान में कब लागू की गई, तो वन और जल दोनों ही 2010 में लॉन्च की गई थी। ये भली भांति आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और 1949-50 में राजस्थान डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट की स्थापना की गई थी, राजस्थान वन विभाग की स्थापना की गई थी। और वर्तमान में राजस्थान के वन मंत्री है सुखराम बिश्नोई, ठीक है। तो नमस्कार मित्रों, धन्यवाद। आज के इस सेशन में बस इतना ही। कल कोशिश करेंगे कि आपके सामने लाइव इंटरेक्ट कर पाएँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो लेक्चर को देखने के लिए। कल मिलेंगे फिर एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए सभी को शुक्रिया। नमस्कार।